नीतीश कुमार के नाइट कर्फ्यू के फैसले पर घमासान। सीएम के फैसले पर आमने सामने जेडीयू और बीजेपी मंत्री सम्राट चौधरी ने उपेंद्र कुशवाहा पर साधा निशाना। नीतीश कुमार के मुफ्त टीकाकरण के ऐलान पर आरजेडी का तंज। आरजेडी प्रवक्ता बोले, सरकार की कथनी और करनी में अंतर। रांची में सख्ती से कराया जा रहा लॉकडाउन का पालन। अल्बर्ट एक्का चौक पर सुरक्षा बलों की तैनाती। पुलिस ने रूटों पर किया फ्लैग मार्च। और धड़ल्ले से चल रही ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी। मुजफ्फरपुर में एक सप्ताह में 3 गुना बढ़ी खपत। जरूरत के अनुसार नहीं हो पा रही आपूर्ति। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ संपादक मधुशील जी। और अब हम चर्चा करेंगे बढ़ते हुए कोरोना के कहर पर। बिहार में बढ़ते कोरोना के संकट के बीच नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच वॉक युद्ध छिड़ गया है। दरअसल इसकी शुरुआती सर्वदलीय बैठक में हुई, जहां नीतीश कुमार ने बीजेपी द्वारा दी गई लॉकडाउन की सलाह को ना मानते हुए नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया था। नीतीश के इस फैसले का समर्थन उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी इसका पुरजोर तरीके से विरोध कर रही है। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सवाल खड़े करते हुए कहा था कि बिहार में नाइट कर्फ्यू का कोई मतलब नहीं है, जिसके जवाब में उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि ये राजनीति करने का वक्त नहीं है। और अब बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने उपेंद्र कुशवाहा पर हमला बोल दिया और सरकार के नाइट कर्फ्यू वाले फैसले को बिल्कुल गलत करार दिया। भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ इस देश में कोरोना को हटाने में लगा है, कोरोना को भगाने में लगा है और कोरोना के जंग को जीतने में लगा है। जिनको जो राजनीति करनी है करे। भारतीय जनता पार्टी का एक एक व्यक्ति कोरोना से लड़ने का काम करे। भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ इस देश में कोरोना तो मधुर जी, जिस तरीके से लगातार लॉकडाउन को लेकर राजनीति हो रही थी, ऐसे में अब अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़े हो गए हैं और लगातार एनडीए में पहले से रार देखी जा रही थी और अब नाइट कर्फ्यू को लेकर रार देखी जा रही है। देखिए, जो राजनीतिक जो रिश्ते बनते हैं और वो स्वार्थ के रिश्ते होते हैं, सत्ता के लिए होते हैं ये और कुर्सी के लिए। तो जब इनका गठबंधन बना था शुरुआती दौर में भी आपने देखा होगा, बीच बीच में कई बार इनके रिश्ते टूटे भी हैं। 15 में टूटा था, ये तेजस्वी के साथ मिलकर के सरकार बनाए थे नीतीश कुमार। लेकिन चूंकि सत्ता में रहना है, महागठबंधन को सत्ता में आने से रोकने के लिए गठबंधन बना। और आप जब देखेंगे कि जो इनका ये टर्म है नीतीश कुमार का या एनडीए गठबंधन का, तो चुनाव से पहले ही उनका एक प्रमुख घटक दल लोक जनशक्ति पार्टी, जिसकी पकड़ बिहार में हुआ करती थी, वो एकला चलो की राह पर आ गई थी। सरकार बनने के तुरंत बाद प्रदेश अध्यक्ष जो संजय जायसवाल हैं बीजेपी के, उन्होंने उस समय भी राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार की किरकिरी की थी। और कोविड-19 जब से इसका फर्स्ट स्टेज जब भी था, तब भी बीजेपी के लोग सरकार की कई चीज़ों पे वो खिंचाई करते रहे थे। और अब ये सेकेंड स्टेज जब आया है, जिसका कि जब हालात बेकाबू होने लगे हैं, संजय जायसवाल ने पहले कई सवाल खड़े किए थे नाइट कर्फ्यू को लेकर के और जो भी पाबंदियां लगाई गई हैं उसको लेकर के। आज पंचायती राज्य मंत्री सम्राट चौधरी ने आरोप लगाया है और संजय जायसवाल के स्वर से स्वर मिलाया है। तो ये जो तकरार या रार है वो बढ़ रही है। और इसके पहले भी आपने देखा होगा कि इसके कई राजनीतिक जो स्थितियाँ रही हैं राज्य में, जैसे शाहनवाज हुसैन को भेजा जाना, वहाँ 2 डिप्टी सीएम बनाया जाना बीजेपी की तरफ से, उसमें जदयू का कोई भी शामिल नहीं था, केवल सीएम मतलब नीतीश कुमार थे और बाकी के अलग अलग कैबिनेट मंत्री बने थे उनके कोटे से। मेवालाल चौधरी जो अब दिवंगत हो गए हैं, कोरोना से ही पिछले दिनों उनकी मौत हुई है, 1 घंटे ही मंत्री पद पर रह पाए और उसमें हवा हालांकि दी उसको सत्ता पक्ष के लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने, लेकिन विपक्ष ने इसको मुद्दा बनाया और राजभवन तक मैसेज कन्वे किया और उनको इस्तीफा देना पड़ा। नीतीश कुमार ने उनका इस्तीफा ले लिया था। तो कई ऐसे, मतलब ये चंद उदाहरण मात्र हैं कि कई ऐसे मौक़ों पर जदयू
वर्सेस बीजेपी की जो है तकरार रार कह लीजिए, या ये देखा जाता है कि किसी मतलब एक ही मुद्दे पर सरकार के दोनों घटक दलों की, सत्ता पक्ष के दोनों घटक दलों की राय जो है वो अलग अलग होती है और राज्य की जनता फिर असमंजस में पड़ जाती है। बिल्कुल मधुर जी, इसी बीच हमारे साथ माधव आनंद जेडीयू महासचिव और इसके साथ ही विनोद कुमार, डॉक्टर विनोद कुमार बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहला सवाल मेरा जेडीयू महासचिव से है। जिस तरीके से माधव आनंद जी नाइट कर्फ्यू का फैसला आपने लिया, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी का कहना है कि नाइट कर्फ्यू का कोई असर नहीं होगा, सरकार को लॉकडाउन लगाना चाहिए था, तो आखिर आपने बीजेपी के सुझाव की अनदेखी क्यों की? बात की तो उत्तर प्रदेश में भी तो नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश में तो आज से नहीं, विगत जो पिछले हफ्ते से ही नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है। तो निश्चित रूप से कोरोना के संक्रमण को रोकना है, कोरोना के संक्रमण के चेन को तोड़ना है, तो कुछ न कुछ बोल्ड स्टेप लेने होंगे। जहां तक लॉकडाउन की बात है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खुद भी कहा है कि लॉकडाउन अंतिम विकल्प हो सकता है, लेकिन एकमात्र विकल्प नहीं हो सकता है। अगर जान बचानी है तो लोगों के जीविकोपार्जन के साधन को भी बचाने हैं, अर्थव्यवस्था को भी बचाना है। इसीलिए जो संक्रमण को तोड़ने के लिए तमाम तरह के अन्य उपाय हैं, उन उपायों पे ज्यादा ध्यान दिया जाए, छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन पे ध्यान दिया जाए, माइक्रो मैनेजमेंट पे ध्यान दिया जाए, और अगर उससे भी नहीं बात बनती है, भयावह स्थिति बनी रहती है, तब अंत में तो लॉकडाउन है ही। इसीलिए मुझे लगता है कि बिहार में जो रात्रि कर्फ्यू की बात हुई है वो निश्चित रूप से सबकी सहमति के बात हुई है, और बिहार आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए सर्वोपरि है। बिहार की जनता का स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहे, कम से कम लोग संक्रमित हो, उस पर ध्यान है, और यही राजधर्म कहता है, और राजधर्म पालन करने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जाने जाते हैं। जी माधव जी, लेकिन सीएम और पीएम के बयानों में तो बिल्कुल समानता नहीं है। जहां सीएम कहते हैं कि पलायन जैसी स्थिति को देखकर कि अपने राज्यों में प्रवासी मजदूर वापस आ जाएं, वहीं पीएम मोदी अपने अभिभाषण में कह रहे हैं कि जो जहां है वो वहीं पर रहे, उन्हें वहीं सुविधाएं दी जाएगी। तो यहाँ बयानों में तो समानता ही नहीं देखे जा रही है ना। किस बयान में समानता आप नहीं देखे जा रहे हैं? पिछले बार भी जो भी लोग, जब पिछले बार पहले फेज में जब कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा था, उस टाइम में भी बहुत सारे अपने लोग, जो बिहार के लोग तमाम अन्य राज्यों में काम कर रहे थे, उनका जो है पुनः घर वापसी हुआ था। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उस समय भी सुनिश्चित किया था कि जो भी व्यक्ति अगर बिहार के लोग बाहर फंसे हुए और आए हैं, उनके खाने पीने, स्वास्थ्य सुविधा से लेके, दवाई से लेके तमाम तरह की व्यवस्था की गई थी। इस बार फेज 2 जो है ये ज्यादा जो है गंभीर है, ज्यादा संक्रामक है। उसको ध्यान में रखते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो लोग चाहते हैं कि उनकी वापसी बिहार हो जाए, तो आप अभी वक्त है, अभी आप आ जाइए, आपके लिए सारी व्यवस्था की जाएगी। बिहार में रोजगार का भी व्यवस्था किया जाएगा, आपके स्वास्थ्य व्यवस्था का भी ध्यान रखा जाएगा, खाने पीने, दवाई वगैरह सबकी व्यवस्था की जाएगी। तो एक मुख्यमंत्री होने के नाते जो उनको कहना चाहिए था अपने बिहार वासियों के लिए, उन्होंने कहा और किया भी। और भी जिन लोगों की वापसी हो रही है, उन लोगों के लिए समुचित व्यवस्था बिहार सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री जी जहां तक ने बयान दिया, प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप जहां हैं, जहां काम कर रहे हैं, वहीं रहना चाहते हैं तो वहीं रहें। उसकी नौबत नहीं आएगी कि जो है आपको जैसे वापसी जाना पड़े। तो मुझे लगता है कि दोनों जगह कहीं विरोधाभास नहीं है, लेकिन जो एक मुख्यमंत्री का कर्तव्य होता है, एक राजधर्म जो कहता है, उन्होंने राजधर्म के अकॉर्डिंग उन्होंने अपना काम किया है। बिल्कुल माधव जी, आपके पास वापस आऊंगी। बीजेपी प्रवक्ता विनोद कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, जिस तरीके से लगातार कोरोना की स्थिति गंभीर होती जा रही है, ऐसे में अगर सरकार ने एक कदम उठाया है नाइट कर्फ्यू की तरफ, तो आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? पहले स्थितियां तो जांच लीजिए, भाप लीजिए, फिर उसके बाद विरोध कीजिएगा। क्या पता नाइट कर्फ्यू से कुछ हद तक जो कोरोना की स्थिति है उसको काबू किया जा सके। अगर आप अपने ही दलों से लड़ाई लड़ेंगे तो कोरोना से कैसे जीत पाएंगे? राखी जी, कहीं कोई लड़ाई की बात नहीं है। राज्य सरकार ने, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री ने सभी दलों से सुझाव मांगे थे, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अपने सुझाव दिए हैं। इसमें क्या आपत्ति है? सुझाव देना है सबको, सरकार को जो अच्छा लगा किया। हमारे अध्यक्ष, हमारी पूरी पार्टी
पूरा गठबंधन एक है, मुख्यमंत्री के साथ है, मुख्यमंत्री के निर्णय के साथ है। हमारे अध्यक्ष जी भी बार बार इस बात को कह रहे हैं कि हमने सुझाव दिया, इसमें क्या किसी को आपत्ति हो सकती है? उनको अच्छा लगा, उन्होंने सुझाव दिया। सरकार अच्छा विकल्प देखेगी, अच्छा रास्ता देखेगी, क्योंकि बिहार की जनता की चिंता हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री को उतना है जितना है हमारे पार्टी को भी उतना है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री भी लगातार संपर्क में है बिहार के और सभी राज्यों के। उन्होंने भी कहा कि अंतिम विकल्प लॉकडाउन होना चाहिए। तो विनोद जी, संजय जायसवाल जी क्यों ट्वीट कर रहे हैं फिर कि लॉकडाउन लगा देना चाहिए, और इसी के साथ उपेंद्र कुशवाहा उन्हें रिवर्ट भी यही कर रहे हैं कि इस पर राजनीति ना करें। अगर कोई भी कलह नहीं है तो इस तरीके के ट्वीट युद्ध क्यों हो रहे हैं? देखिए, ट्वीट नहीं, प्रदेश अध्यक्ष की अपनी जिम्मेवारी होती है। राज्य सरकार ने सुझाव मांगा तो उनको भी सुझाव देना था, उन्होंने सुझाव दिया। इसमें कहीं कोई टकराव की बात नहीं है। अपनी राजनीति कोई चमकाना चाहे तो अलग बात है, लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश की भलाई के लिए कर रहे हैं, राज्य सरकार के साथ है, राज्य सरकार को सुझाव देते रहेंगे। बाकी मानना राज्य सरकार का काम है, हमारे मुख्यमंत्री का है। बिहार के भलाई उजाला करना चाहते हैं और निश्चित रूप से समय पर कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। जी मधुशील जी, इनका कहना है कि कोई भी फूट नहीं है और पूरे तरीके से एनडीए एक है, लेकिन जो ट्वीट सामने आ रहे हैं, जिस तरीके की बयानबाजी सामने आ रही है, उसके अनुसार तो लोगों के सामने खुल के कलह सामने आ रही है। देखिए, फूट इसलिए है कि जब आपने सुझाव दिया, सरकार ने उसको माना नहीं और सरकार अपने हिसाब से नाइट कर्फ्यू लागू कर दी पूरे राज्य में। अब विनोद जी ने एक लाइन अभी कहा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष की या किसी भी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की एक अलग जिम्मेवारी होती है। कोई और राजनीति चमकाना चाहता है तो चमका ले। अभी उपेंद्र कुशवाहा की बात हुई, उनके ट्वीट पर रीट्वीट आया इनका, उपेंद्र कुशवाहा जी का, उस ओर इनका इशारा है विनोद जी का। मतलब उपेंद्र कुशवाहा राजनीति कर रहे हैं और संजय जायसवाल जी अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहे हैं। मैं अब आता हूँ माधवानंद जी के उस पे। माधवानंद जी ने कहा कि राज्य में जो पहले वापस आए थे मजदूर राज्यवासी, जो बाहर से तमाम तरह की जिल्लतों जलालतों को झेलते हुए, उनके लिए सरकार ने समुचित व्यवस्था की थी, राशन पानी मुहैया कराया था और दवा दारू का इंतजाम किया था। जब ये सारी व्यवस्थाएं राज्य सरकार ने दे दी थी उनको, फिर वो मजदूर दोबारा से वापस लौटने की ज़रूरत क्यों पड़ी? और कितने ऐसे मजदूर इनके पास वापस आए थे, इनके राज्य के जो वासी थे, और कितने लोग पुनः वापस गए? कितने लोगों के खान पान दवा दारू की इन्होंने इंतजाम किया? इनके पास कोई आंकड़ा नहीं है। और अभी कितने लोग और वापस आने वाले हैं, कोई आंकड़ा ही नहीं है, क्योंकि कल भी कोई इनके प्रवक्ता जुड़े थे जो जवाब नहीं दे सके थे। माधवानंद जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और लंबे समय से राजनीति में, सक्रिय राजनीति में है, तो सरकार के साथ रहना अलग बात है। लेकिन आपकी सरकार ने पिछले वर्ष चुनावी वर्ष था, तमाम तरह के आश्वासन कोविड-19 को और उसके रक्षात्मक उपायों को लेकर के राज्यवासियों को भरोसा दिया था। बाहर से वापस जो अपने घर आए थे मजदूर, उनको आपने भरोसे में लिया था। लेकिन जो आश्वासन आपने दिया था, जो भरोसा आपने दिया था, उस पर आपकी राज्य सरकार अगर 10%, 20% भी अगर सही उतर जाती, खरी उतर जाती, तो शायद ये मजदूर और उनके परिवार फिर से वापस न जाते। आज आप देखिए, 3 दिन से राजधानी के तमाम जो बस अड्डे हैं या रेलवे स्टेशन हैं, दिल्ली एनसीआर की केवल बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूँ, तो वहाँ लाखों लाख लोग बिहार और पूर्वांचल जाने वाले लोग खड़े हैं। जबकि प्रधानमंत्री ने भी भरोसा दिया कि किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने भी, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया कि नहीं, 1 हफ्ते का ही केवल लॉकडाउन है। लेकिन जो स्थितियां उन लोगों ने देखा है, जिसको झेला था पिछले वर्ष उन लोगों ने, वो नहीं चाहते कि सड़कों पर उनकी मौत हो। अगर कोविड से बच भी जाएं तो सड़कों पर उनकी मौत हो। वो बहुत असमंजस की स्थिति में है। तो जिस तरह से ये लगातार सरकारें आश्वासन दिया करती हैं, अब उनके भरोसे पर आम आदमी का भरोसा उठ गया है, उनके भरोसे पर एतबार नहीं है उनको। अब माधवानंद जी कैसे भरोसा दिलाएंगे कि दोबारा से ये जो लोग जा रहे हैं इनको राशन पानी मुहैया होगा, नहीं होगा? क्योंकि इनके पास तो अभी तक आंकड़ा ही नहीं, कितने लोग आए थे, कितने लोग गए। जो क्वारंटाइन सेंटर, जो आइसोलेशन वार्ड बने थे तमाम होटलों में, तमाम विद्यालयों में, वो सारे के सारे अभी बंद हैं। और वहाँ जो भी सुविधाएं थी, बेड, ये सारे के सारे हटा लिए गए चुनाव के तुरंत बाद। मतलब उनको ये लगा कि चुनाव खत्म, कोरोना खत्म।
तो ये जहाँ इस स्थितियाँ हैं, इस बात को विनोद जी ने पिछले दिनों स्वीकार किया था मेरे ही साथ के चर्चा में। तो ये विनोद जी स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, इस तरह की घटनाएं हुई हैं, नाकाफी सुविधाएं थी। और माधवानंद जी आपकी प्रतिक्रिया क्या आती है कि क्या वो आइसोलेशन वार्ड फिर से सक्रिय होंगे? जो लोग राज्य से बाहर से आ रहे हैं उनका किस तरह से टेस्ट आप कर रहे हैं? जांच हो रही है, नहीं हो रही है? हवाई मार्ग से तो जो लोग जा रहे हैं यहाँ उनके पास सर्टिफिकेट होता तभी जहाज में बैठाया जाता है, लेकिन रेल मार्ग, सड़क मार्ग से जो लोग जा रहे हैं उनका कैसे आप वहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं, ताकि जो हालात बेकाबू हो गया है राज्य में उसको कैसे नियंत्रित करेंगे? क्या दूरगामी योजना है? और अभी भी आप लॉकडाउन की तरफ नहीं जा रहे हैं, जबकि दिल्ली, महाराष्ट्र और तो आपके पड़ोसी राज्य झारखंड ने लॉकडाउन का एक प्रयोग किया है, मतलब अल्पकालीन ही सही, लेकिन किया है चेन ब्रेक करने के लिए। लेकिन आप और कितना बेकाबू हालात देखना चाहते हैं? आपके भी राज्य के किसी भी सरकारी गैर सरकारी अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन ऐसा नहीं है कि बहुत काफ़ी है, नाकाफ़ी है। लोग अब वहाँ नहीं जा पा रहे, अस्पतालों से भगा दिए जा रहे हैं क्योंकि बेड ही नहीं है, आईसीयू में जगह नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए राज्य सरकार किस दिन का इंतजार कर रही है वो माधवानंद जी को बताना होगा, उनकी सरकार को बताना होगा। माधवानंद जी बताइए, किस दिन का इंतजार कर रही है आखिर सरकार की, कब लॉकडाउन लगाएगी? जिस तरीके के हालात हैं वो काफी दयनीय है। शमशान घाटों में शवों की लाइनें लगी हुई हैं, अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है, मरीज बिना ऑक्सीजन के मर रहे हैं, कोरोना संक्रमण से चारों तरफ हाहाकार है। आखिर सरकार किस चीज का इंतजार कर रही है कि जब बिहार शवों से लद जाएगा तब जाके लॉकडाउन लगाएगी सरकार? क्या कोरोना का संक्रमण सिर्फ बिहार में है? कोरोना के संक्रमण से पूरा विश्व जो है सो त्रस्त है, पूरा विश्व परेशान है, और भारत भी इससे अछूता नहीं है और बिहार भी इससे अछूता नहीं है। और जहां तक आप लोग कह रहे हैं कि सरकार के पास आंकड़ा नहीं है, अरे सरकार के पास आंकड़ा कैसे नहीं होगा? लोग ट्रेन से महाराष्ट्र से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, तो क्या सरकार के पास आंकड़ा नहीं होता है कि कितने लोगों ने ट्रेवल किया? जो हवाई मार्ग से यात्रा करके बिहार, पटना, दरभंगा पहुंच रहे हैं, तो क्या सरकार के पास आंकड़ा नहीं होता है क्या? सरकार के पास सारे आंकड़े हैं। सरकार प्रॉपर टेस्टिंग भी करा रही है, रैंडम टेस्ट भी, जैसे जो ट्रेन से लोग आ रहे हैं उसके भी रैंडम टेस्ट हो रहे हैं, एयरपोर्ट पे भी जैसे टेस्ट किया जा रहा है। और जहां तक पुराने क्वारंटीन सेंटर की बात आप कर रहे हैं, सबको पुनः से चालू करने की आवश्यकता है और सरकार कर भी रही है। सरकार बखूबी समझ रही है। इसीलिए आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कहा था कि जो बिहार वासी अन्य राज्यों में हैं और चाहते हैं आप आना, तो आप आ जाइए, उसके अकॉर्डिंग हम लोग के प्रिपरेशन करने में मुझे आसानी होगी। मुझे पता होगा कि कितने बिहार वासियों की वापसी हुई है, कितने लोगों की वापसी होनी है, उसके अकॉर्डिंग टेस्टिंग क्षमता से लेके, आइसोलेशन वार्ड से लेके, क्वारंटीन सेंटर से लेके, इन सारे चीजों की व्यवस्था सरकार करने के लिए तत्पर है। इसीलिए सरकार, कितने प्रतिशत लोगों की, अब तक कितने फीसदी लोगों की जांच हुई है जो बाहर से आए हैं? आपके पास आंकड़ा है, बता दीजिए। और इसी के साथ ये भी बता दीजिएगा कि कितने प्रतिशत ऐसे हैं जो बिना जांच के अपने अपने घर जा चुके हैं? मैं 1 मिनट, मैंने आपने मेरी बात को सुना नहीं जी। मैंने क्या कहा? रैंडम टेस्ट कहा है। अगर महाराष्ट्र से कोई ट्रेन से आ रहा है तो पूरे ट्रेन से भरे हुए पैसेंजरों की जांच नहीं करना इतना आसान नहीं है। इसमें रैंडम जांच की, मैंने रैंडम वर्ड यूज किया है, आप ये हमेशा ध्यान रखिए। एयरपोर्ट पे लोग आते हैं उसमें भी रैंडम टेस्ट की जैसे क्या प्रोविजन किया गया है। और जहां तक टेस्टिंग की बात है, टेस्टिंग अगर नहीं हो रही है तो आखिर आप कैसे आंकड़ा निकाल रहे हैं कि इतने लोग संक्रमित एक दिन में पाए गए बिहार में? तो टेस्टिंग हो रही है तभी तो आपके चैनल पे भी फिगर दिखाया जा रहा है ना। इसीलिए टेस्टिंग नहीं हो रहा यह कहना, यह तो उचित नहीं है। हर जिले में टेस्टिंग की सुविधा है। अब सरकारी अस्पताल है वहां टेस्टिंग की सुविधा है, प्राइवेट हॉस्पिटल है वहां भी टेस्टिंग की सुविधा है, तो हर जगह टेस्टिंग की सुविधा है। कहीं कुछ कमियां हैं, देखिए, तो उस कमियों को भी हम लोग एक्सेप्ट करते हैं और उसको सुधारने के लिए सरकार तैयार है। माधव जी मानते हैं कि पूरे बिहार में ऑक्सीजन की कमी है? ऑक्सीजन की कमी कहां नहीं है रेखा जी? आप बता दीजिए। आदरणीय मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने क्या ट्वीट किया? आप बिहार का बताइए ना सर, आप दूसरे राज्यों का मत बताइए, आप सिर्फ इतना बताइए कि आप मानते हैं कि बिहार में ऑक्सीजन की कमी है। बिहार में तत्कालिक अभी ऑक्सीजन की कमी नहीं है, बहुत सारे प्लांट को रीस्टार्ट कर दिया गया है। ऑक्सीजन की अब एनएमसीएच में जो हुआ वो क्या था? ऑक्सीजन के बिना लोग मर रहे हैं, वो क्या है? एनएमसीएच में आज नहीं हुआ है मैडम। एनएमसीएच की घटना कब की घटना वो देख लीजिए, और मैं आज की बात कर रहा हूं। आज के डेट में ऑक्सीजन की सप्लाई बिहार में हर अस्पतालों में हो रही है। बिहार में भी जो
फैक्ट्री बंद पड़े थे ऑक्सीजन उत्पादन के लिए, उसको भी जैसे चालू कर दिया गया है। भारत सरकार के तरफ से भी बिहार को सहयोग मिल रहा है। तो मैं तो कह रहा हूं जो कमियां हैं ये आपदा है, इस आपदा में कमियां हो सकती हैं। मैं ये नहीं कहता कोई भी व्यक्ति या कोई भी सरकार एकदम परफेक्ट है, लेकिन माधव जी, आपदा के वक्त कमियां हो सकती है, लेकिन एक साल पहले भी ये आपदा आई थी, आपके पास समय था, आप चाहते तो तैयारी कर सकते थे, ऑक्सीजन की कमी को पूरे कर सकते थे, लेकिन आपने ये नहीं किया। खैर, हमारे साथ विनोद कुमार बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। आपने कहा कि कहीं भी हमारे बीजेपी में और हमारी पूरी एनडीए में फूट नहीं है, लेकिन अगर हम शुरुआती बात करें तो जब विधानसभा के रिजल्ट आए थे 74 सीटें बीजेपी के पास थी, जेडीयू के पास 43 सीटें थी, तब भी बीजेपी की यूनिट चाहती थी कि सीएम पद का जो उम्मीदवार हो वो बीजेपी से हो, लेकिन कहीं ना कहीं जेडीयू के उम्मीदवार को मुख्यमंत्री बना दिया गया। उसके बाद कैबिनेट विस्तार की जब बारी आई तब भी आप लोगों में फूट देखी गई, लेकिन आप लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि आपके कुनबे में फूट है, और आप माने ना माने इसका कहीं ना कहीं राजनीतिक जो एक फायदा है वो आपसे आरजेडी निकाल ले जाएगी। राखी जी, ऐसा है कि राष्ट्रीय नेतृत्व सर्वोपरि होता है, और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब, गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे प्रदेश के नेता एक स्वर से कहे थे कि नीतीश कुमार को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, कम सीट आए या ज्यादा। किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत राय आई होगी, मैं मानता हूं पार्टी में, लेकिन पार्टी ने हमेशा कहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, और हमारी पार्टी ने अपनी वचनबद्धता को पूरा किया, पहले भी पूरा किया था। कहीं कोई फूट नहीं, मैं बार बार कहता हूं, हमारे गठबंधन में कोई फूट नहीं है। हम एक और बिहार की सेवा कर रहे हैं, हम मुख्यमंत्री के साथ खड़े हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष हो, हमारे नेता सुशील मोदी जी रहे हो, दोनों डिप्टी सीएम, हमारे पूरा मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री के साथ है और हर स्तर पर काम करने के लिए तैयार है। सुझाव देना मेरा काम है, हम सुझाव देते रहेंगे बिहार के जनता के हित में। मुख्यमंत्री खुद ही अनुभवी हैं, वो जानते हैं कि क्या कब करना है। वो निश्चित रूप से बिहार की जनता की भलाई के लिए जब समय होगा सब करेंगे। अभी आप जो कह रही थी गैस की, तो निश्चित रूप से पहले किल्लत थी। 3 दिनों के अंदर हमने 27,904 गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए हैं अस्पतालों को, और 3 फैक्ट्रियां पटना में काम कर रही है, एक नालंदा में, एक बेगूसराय में प्लांट चालू हो गए हैं, और लगातार ऑक्सीजन बन रहे हैं, लोगों को सप्लाई हो रहे हैं। हमारे 53 सूचीबद्ध जो प्राइवेट अस्पताल है उनको भी हमने कल तक 17,844 सिलेंडर उपलब्ध कराए हैं। इसलिए अब कोई कमी नहीं रही सिलेंडर की, और निश्चित रूप से अगर थोड़ी बहुत कमी भी है तो एक दो दिनों में पूरी कर ली जाएगी। और फिर से मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारा गठबंधन एक है, आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में, और हम बिहार की जनता की भलाई के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। आप ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि कहीं ना कहीं इस गठबंधन में फूट है, लेकिन चलिए ठीक है। मधुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। मधुर जी, आप दोनों मेहमानों से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, गठबंधन में फूट आंशिक तौर पर हो या पूर्ण रूप से हो वो स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि सत्ता के साथ हैं, सरकार के साथ हैं। लेकिन सरकार के रास्ते और जो सत्ताधारी दल हैं उसके रास्ते अलग हैं, वो जरूर तय है। क्योंकि विनोद जी ने खुद ही कहा कि प्रदेश अध्यक्ष ने सलाह दिया था, प्रदेश अध्यक्ष की अपनी जिम्मेवारी होती है, वो इस तरह से चाहते थे। प्रदेश अध्यक्ष का कोई व्यक्तिगत और निजी राय नहीं चलता, बल्कि वो पार्टी लाइन पे काम करते हैं। और जब पार्टी लाइन मतलब बीजेपी की लाइन थी कि लॉकडाउन लग जाए बिहार की मौजूदा स्थिति को देखते हुए, और सरकार ने उसको खारिज किया या उनके सुझाव को, उनके प्रस्ताव को नहीं माना, इसका मतलब कि बीजेपी की राह और सरकार की राह, संजय जायसवाल का ऐसे व्यक्तिगत अस्तित्व क्या है, वो प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के हैं, ये बड़ी बात है। और तब संजय जायसवाल के सलाह को, संजय जायसवाल के प्रस्ताव को लोग सुनना चाहते हैं, उनके उसको ट्वीट को देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। फेसबुक पर जो पोस्ट डालते हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, उन चीज़ों पर जनता गंभीर होती है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष खुद सरकार की जो है किरकिरी कर रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को नेता द्वय ये जो बैठे हैं प्रवक्ता माधवानंद जी और विनोद जी, वो माने ना माने, लेकिन ये तय है, इन्हीं लोगों की बातों से जो बात निकल रही है, ये तय है कि सरकार की लाइन अलग है, मतलब नीतीश कुमार के जो नेतृत्व में सरकार चल रही बिहार में, और बीजेपी, प्रदेश अध्यक्ष बहुत मामूली आदमी नहीं होता, सत्ताधारी दल का बीजेपी, और बीजेपी जो केंद्र में नेतृत्व कर रही है उसका अगर कोई बिहार में प्रदेश अध्यक्ष है और उसके सुझाव को सरकार नकारती है, मतलब बीजेपी के सुझाव को नकारती है, सीधा बिहार की जनता के सामने ये मैसेज आ रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं फूट है, लेकिन
राजनीति के चलते, विपक्ष के चलते आलाकमान ये मानने के लिए राजी नहीं है कि जो दल है उसमें फूट आ चुकी है। फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ आप लोगों का जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ माधव आनंद जी जेडीयू महासचिव जुड़े, इसके साथ ही बीजेपी प्रवक्ता विनोद कुमार हमारे साथ जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही स्टूडियो में हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संपादक मधुशील जी जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं नाइट कर्फ्यू को लेकर लगातार राजनीति गरमा रही है। ऐसे में हैरान कर देने वाली बात यह है कि एनडीए के घटक दल ही इस जो फैसले के विपक्ष में आ गए हैं और कहीं ना कहीं इसका जो फायदा है वो विपक्षियों को मिल सकता है, आरजेडी को मिल सकता है। फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।